स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम टाइप ऑफ फंक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में फर्स्ट हम उनकी डेफिनेशन को जानेंगे, सेकंड उनको मैथमेटिकली कैसे हम राइट कर सकते हैं वो हम लोग यहां से सीखेंगे, एंड थर्ड उनका डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है, डायग्राम क्या होता है उसके बारे में वन बाय वन हम फंक्शंस लेंगे और स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने स्टूडेंट्स यहां पर लिया है वो है आइडेंटिटी फंक्शंस, तत्समक फलन। काफी अच्छा फंक्शन है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होता है और जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम आसानी से इसको पहचान सकते हैं कि आप आइडेंटिटी फंक्शन है। तो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन से। आइडेंटिटी फंक्शन किस फंक्शन को कहा जाता है? लास्ट क्लास में आपने फंक्शन की डेफिनेशन को स्टडी कर लिया है, इसलिए फंक्शन का नॉलेज आपके पास है। उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, प्री इमेज कौन होता है, इमेज कौन होता है। फ्रेंड ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है। अगर आपने इसको स्टडी नहीं किया है तो आप सबसे पहले उस क्लास को अटेंड करें और वहां से फंक्शंस का नॉलेज आप फर्स्ट ले। आफ्टर दिस आप यहां आएंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, अदरवाइज आप यहां पर काफी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिटी फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो काफी सिंपल डेफिनेशन है। ऐसा फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव एवरी एलिमेंट्स का जरूर ध्यान देंगे आप। फंक्शन की ये डेफिनेशन में आता है, जिन्होंने पढ़ा है उसको देखते ही समझ में आ गया होगा। ऐसा फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह-प्रांत कोडोमेन में केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध रखता हो, केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध रखता हो, तब ऐसे फंक्शन को आप तत्समक फलन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल सा है इसके अंदर कि जो इसका डोमेन है, डोमेन में काफी सारे एलिमेंट हो सकते हैं, इसके कोडोमेन के पास भी काफी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? डोमेन का एवरी एलिमेंट, डोमेन का एवरी एलिमेंट कोडोमेन में किसके साथ रिलेशन रखता हो? खुद के साथ, अपने जैसे एलिमेंट के साथ संबंध रखता हो, या हम कह सकते हैं स्वयं के साथ संबंध रखता हो, तब ऐसे फंक्शन को आप क्या कहेंगे? तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। जब इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए आप, एफ आप एक फंक्शन है, आपका डोमेन कौन है? आर, कोडोमेन कौन है? आर, प्रांत सह प्रांत, इसको क्या बोलेंगे आप? प्रांत, इसको क्या बोलेंगे? सह प्रांत। आर को देखते ही आप समझ गए होंगे, जो हमने स्टार्ट में फर्स्ट लेसन पढ़ा सेट्स, सेट्स के अंदर हमने स्टैंडर्ड सेट्स पढ़े थे, मानक समुच्चय। मानक समुच्चय जिनके एलिमेंट्स फिक्स कर दिए गए हो, निश्चित कर दिए गए हो, उनके एलिमेंट्स को निर्धारित कर दिया गया हो, उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे सेट्स को आप स्टैंडर्ड सेट बोलते हैं। तो स्टूडेंट उनमें जैसे एग्जांपल में बोलूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू, सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रैशनल, इररेशनल, ऐसे करते करते स्टूडेंट हमने पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आर से। तो आर का नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, आपको याद आ गया होगा, हमने सेट्स के अंदर इसको स्टडी किया हुआ है। आप जितने भी रियल नंबर्स है उन सबको लेकर बनाया गया जो समुच्चय है वो है सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इनका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, जिसको आप किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। तो आप डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है, और फंक्शन कौन है यहां पर? एफ। तो एफ डिफाइन है कहां से कहां? आर टू आर।
ओके, फंक्शन की तो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके है, एक्स के, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। हर एक आइडेंटिटी फंक्शन को आप इस प्रकार से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है सर, जनरली क्या होता है, आप आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसके लिए हम आई का यूज भी कर सकते हैं, जैसे आपने एफ का यूज किया फंक्शन के लिए, आप चाहें तो आप किसका यूज कर सकते हैं, आई का यूज, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन तो आई का यूज किया जा सकता है। और आई सेट आर टू आर में डिफाइन है, एंड आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। फंक्शन वही होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आप जी ऑफ एक्स, जी का यूज करते हैं तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमेशा ऐसा ही बना रहता है। चाहे आप किसी भी लेसन में इस फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, किसी भी क्लास में, किसी भी जगह पर आप इस फंक्शन को स्टडी करेंगे तो आप हमेशा कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होता है, ये अपने आप को फिक्स करके रखता है। ठीक है, तो अपने आप में हम कहेंगे कि इसको हम लर्न करके चलेंगे, प्रैक्टिस तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब भी आपसे कहा जाए कि आप आइडेंटिटी फंक्शंस को राइट कीजिए, ठीक है, या आपको बोलना है आइडेंटिटी फंक्शन कौन होगा, तो आप डायरेक्टली इसी को बोलेंगे, हर बार इसी को बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया है आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन, प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत आर का प्रत्येक अवयव सह प्रांत आर में केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध रखता हो, स्वयं के साथ संबंध रखता हो, तब जाकर आप ऐसे फंक्शंस को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और मैथमेटिकली आप ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा इसका टॉपिक होगा, इसका डायग्राम कैसा होगा। अगर इस आइडेंटिटी फंक्शन को हम ड्रा करना चाहते हैं तो कैसे ड्रा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप बहुत सिंपल है, 10th क्लास को क्रॉस करके आप आगे आए हैं, 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपके लिए काफी आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी डायग्राम्स उस क्लास में स्टडी किए हुए हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप इस प्रकार से हम एक टेबल ले लेते हैं जो एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए होती है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है यहाँ पर कि वाई तो हम यहाँ कहीं देख ही नहीं रहे हैं, एक्स तो है लेकिन वाई नहीं है। तो स्टूडेंट आप यहां कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो एफ एक्स है उसको आप y कह सकते हैं और y को आप क्या कह सकते हैं, एफ एक्स कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ये जो i ऑफ x है इसको भी आप क्या कह सकते हैं, y कह सकते हैं। तो हर एक जो फंक्शन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, y। तो 10th क्लास में हम x और y में इक्वेशन पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया है, f ऑफ x से। क्यों कर दिया, इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू है ये किस पर डिपेंड करती है, x पर डिपेंड करती है। x को चेंज करेंगे तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है, करता नहीं करता है। तो हम कहते हैं ये x पर डिपेंडेंट है, इसलिए ये फंक्शन तो है, तो फंक्शन के लिए जनरली आप f का यूज करते हैं, लेकिन ये x के फॉर्म में है इसलिए को f ऑफ x बोल देता है। लेकिन अगर ये t के फॉर्म में है तो इसको f ऑफ t बोला जाएगा। अगर ये थीटा के फॉर्म में है तो इसको f ऑफ थीटा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये f ऑफ x हो, f ऑफ y हो, है ना, सॉरी f ऑफ t हो, सबको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y। लेकिन हम लोग यहाँ y का यूज ना करके किसका यूज करने वाले हैं, f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब ही क्या है यहाँ पर, y से। ऐसा आप समझ सकते हैं अपने आप को 10th क्लास से कनेक्ट करने के लिए। तो हम कह सकते हैं ये लो f ऑफ x, ये x की वैल्यू होगी, यहाँ आप y की वैल्यू पुट किया करते थे, लेकिन अभी हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया है, fx से, तो हमने यहाँ पर f ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे -3 ऐसे वैल्यू ले लेता हूँ, -2, -1, 0, 1, 2,
अगर और आगे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 3। ऐसे ऐसा नहीं है कि ये आपका फाइनल हो जाएगा, थोड़ा सा और ठीक कर देता हूं उसको -3, ऐसे डैश डैश कर देते हैं स्टूडेंट्स में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डैश डैश का मतलब हो जाएगा कि आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। एंड नहीं है ये, आपको जो x की वैल्यू लेनी है वो इसके डोमेन से लेनी है, और जो f ऑफ x की वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा कहां से मिलेगी, कोडोमेन से। x की वैल्यू आपको जो डोमेन R है इसके एलिमेंट्स लेने हैं, और जो f ऑफ x की वैल्यू आप कैलकुलेट करके लेकर आएंगे वो एलिमेंट किसके होंगे, कोडोमेन R के। यहां पर दोनों सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कैलकुलेट कीजिए आप, x की वैल्यू आप ये ले रहे हैं, अब आप f ऑफ x की वैल्यू निकालिए। आप यहां से हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, यहां पर आप फंक्शन को ले लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू x। ओके, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता रहा हूं आपके सामने, देखो कैलकुलेशन देखिए कैसे। हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -3, x इज इक्वल टू -3, देन f, यहां पर हम -3 पुट करेंगे तो यहां भी -3 पुट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में x के पहले पर आप -3 पुट कर रहे हैं, तो जहां राइट साइड में जहां जहां x है, जिस परिस्थिति में वो है वहां पर आपको -3 पुट करना पड़ेगा, तो -3। अब इसकी कोई कैलकुलेशन आगे नहीं कर सकते, -3 फाइनली -3 होता है, तो हम करें x की वैल्यू -3 जब हम लेते हैं तो f -3, यहां -3 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, -3। जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है वो है -3। इसको आप y भी कह सकते हैं, इसको यूज समझ सकते हैं ऐसे, y इज इक्वल टू x। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको यूज समझकर अपने आप को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप fx को y पुट करेंगे तो यही सेम ऐसा कैसा आपको यहां दिखेगा। अब x की वैल्यू रखिए आप -3, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -3 सेम, लेकिन अभी हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया, fx। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू, नेक्स्ट एलिमेंट हमने क्या लिया, -2, देन f -2, यहां पुट कर रहे हैं -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो जो फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू -2 के लिए क्या मिलती है हमें, -2। नेक्स्ट x इज इक्वल टू -1, देन f -1 इज इक्वल टू -1 पुट करें स्टूडेंट्स यहां पर, तो आपको क्या मिलेगा, -1। या आप यहां पुट करेंगे x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। ऐसे स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट f 0 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1, देन f1, ये वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो ये गिवन फंक्शन है, या x की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको fx की वैल्यू राइट साइड से मिलती है, तो f1 x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, देन f2, x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 पुट कर रहे हैं तो यहां भी 2 पुट करेंगे आप, 2, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। आप 3 को ले रहे हैं तो f3 इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, 3, ये 2 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। ऐसे नहीं स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट 3 पर रुक जाएंगे, नहीं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और -3 से जो पहले है उसको भी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसका कोई एंड नहीं है, ये तो हमने कहीं ना कहीं एक रेंज को पकड़ा है कि कुछ ना कुछ तो हमें काम करना है, डायग्राम बनाना है, तो हमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर लेनी पड़ेगी। तो हमने शॉर्ट में ये x की कुछ वैल्यू यहां पर चूज करी है। आप इसके ऊपर जो बैक साइड में -3 के लेफ्ट साइड में और +3 के राइट साइड में भी आप जितना चाहें आगे बढ़कर x की वैल्यू को चूज कर सकते हैं, और उसके लिए fx की वैल्यू को कैलकुलेट करें, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं स्टूडेंट। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के लिए आप जानते होंगे कैसे डायग्राम बनता है, देखिए आप, सॉरी, यह आपका ग्राफ पेपर समझ लीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपका ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में करना क्या होता है, ऐसे इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे। इसको आप ओरिजिन पॉइंट बोल दीजिए, एक्स एक्सिस, इसका नॉलेज आपके पास काफी है,
x dash y y dash। ओके, ये ओरिजिनल पॉइंट है, परपेंडिकुलर लाइन है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब आप स्केल ले लीजिए, आप इस पर यहां से देखकर इसका जो स्केल होता है, x एक्सिस पर स्केल कैसे लेंगे आप जानते हैं, 1 2 3 4। ऐसे स्टूडेंट्स -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -4, ऐसे ले सकते हैं। अब यहां से ये x की वैल्यू तो आप x एक्सिस पे लेंगे, और जो y की वैल्यू है वो y एक्सिस पे लेते हैं, लेकिन यहां पर y तो है ही नहीं, यहाँ तो fx है। आपके पास x की वैल्यू है एंड fx की वैल्यू है, तो y = fx होता है। ये लो, y की वैल्यू का मतलब f ऑफ x की वैल्यू। तो y एक्सिस पर आप किसकी वैल्यू लेंगे, फंक्शन की। f ऑफ x की क्या वैल्यू मिलती है उसको आप y एक्सिस पर चूज करने वाले हैं। ओके, अब यहां से 1 by 1 -3, x की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू -3, तो x की वैल्यू -3 का ये है, और y की वैल्यू -3 नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कहां पर ये आपको मिलेगा, आप समथिंग ये ले सकते हैं, ये लो। फिर -2x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -2 हो जाएगा। -1 x की वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, -1। तो 0 पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या है, 1, x की वैल्यू 2 है, तो fx की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देख रहे होंगे आप 2, एंड 3 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा। जब आप इन पॉइंट्स को स्केल के साथ ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। सभी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आपको मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। अगर आप प्रॉपरली कार्य कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन जरूर मिलेगी। अगर यहां पर पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो वो, क्योंकि हम रफली इस वर्क को कर रहे हैं तो डेफिनेट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप इसको फेयरली करेंगे तो आपके लिए काफी आसान होगा। ये लो, एक स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट्स आपको मिलती है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको आप आगे तक कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लाइन केवल यहीं पर जाएगी, इसको डैश करके ऐसे कंटिन्यू कर देंगे इसको, ऐसे इसको। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि हम x की वैल्यू यहां पर 3 तक और -3 इन दोनों के बीच में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि x की वैल्यू आप 4 5 6 7 ऐसा नहीं ले सकते, ले सकते हैं। ये हमने अपने टाइम को सेव करने के लिए एक लिमिट रेंज के अंदर ये वाला कार्य हमने किया है। तो अब स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखते आपको समझ में आ रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर ये वाला स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये वाला स्ट्रेट लाइन आइडेंटिटी फंक्शन f ऑफ x = x के डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इसकी विशेषता क्या होती है, आप देखेंगे कि ये जो लाइन है आइडेंटिटी फंक्शन का जो डायग्राम है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये हमेशा किससे पास होता है, ओरिजिन पॉइंट से। किससे पास होगा ये लाइन, ओरिजिन पॉइंट से ये पास होगा ही होगा। सेकेंड नंबर, एक्स एक्सिस के साथ अगर आप इसका एंगल देखेंगे बनाने के बाद तो ये 45 डिग्री कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं π/4 रेडियन का एंगल बनाता है। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कह दीजिए आप, वाई एक्सिस के साथ बोल दीजिए, कितना एंगल बनाएगी ये लाइन, π/4 रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से ये ओरिजिन पॉइंट से पास होती है। अब जो डेफिनेशन आपने स्टडी करी है उस डेफिनेशन को आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। क्या प्रैक्टिकली, कि x का कोई भी मान आप लेते हैं, x का कोई भी मान आप कहां से लेते हैं, इसके डोमेन से लेंगे r से। तो डोमेन r का हर एक एलिमेंट को डोमेन r में किसके साथ संबंध रखता है, सेल्फ के साथ, स्वयं के साथ। देख लीजिए आप, -3 का रिलेशन -3 के साथ,
-2 का -2 के साथ, -1 का रिलेशन -1, 0 0 1 1 2 2 3 3। समझ में आ रहा है ना डेफिनेशन आपको? जो हमने डेफिनेशन यहाँ पर राइट करी है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है, यदि आप x की वैल्यू 7 लेते हैं तो f ऑफ x जो इसका इमेज होगा वो भी क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा। यदि आप 0 ले लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 मिलेगी। यदि आप 1/2 ले लेते हैं x की वैल्यू तो f ऑफ 1/2 क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इसको हम बोलते हैं प्री इमेज, और इनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? इमेज। क्या बोलेंगे इसको हम? प्री इमेज, इसको हम बोलेंगे इमेज। यदि मैं इसमें डायग्राम बना के देना चाहूं तो ये डायग्राम ऐसा बना सकते हैं, जैसे ऐसे -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2, जैसा हमने यहाँ पर लिया ना। तो स्टूडेंट देख रहे हैं इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका साथ, ऐसे। तो आप कहेंगे अरे तो फंक्शन है। हाँ फंक्शन, लेकिन फंक्शन में एक विशेष बात क्या है? प्रांत r का प्रत्येक अवयव सह प्रांत r में केवल और केवल किससे संबंध रखता है? स्वयं के साथ, अन्य किसी के साथ नहीं रख रहा है, केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध रखता है। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपके आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी फंक्शन को कुछ राइटर आई से डिनोट करते हैं और कुछ राइटर एफ जी एच कुछ भी यूज कर लेते हैं। आपको ये लर्न होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमेशा क्या लेना है आपको? एक्स यूज करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया? आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से डायग्राम से देखेंगे या आप उस एरो साइड डायग्राम से देखेंगे तो समझ में आएगा, या आप जो ये फंक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म है यहां से भी समझ में आ रहा है। जो वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं वही वैल्यू एफ एक्स की मिल जाती है। तो इसका मतलब हुआ प्रांत आर का प्रत्येक अवयव सह प्रांत आर में केवल और केवल स्वयं के साथ संबंध रखता है। अतः ऐसे फलन को आप क्या बोलेंगे? तत्समक फलन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आप देख सकते हैं ये आपका डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। आप देखेंगे ये प्री इमेज है तो इसका इमेज कौन हो गया? -3। -2 आप कौन है? प्री इमेज, तो आपका इमेज कौन हो जाएगा? -2। ठीक है, -1 आप एक प्री इमेज है तो आपका इमेज कौन होगा? -1। इस फंक्शन के लिए, फंक्शन के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सबको स्टडी किया है। ठीक है, उन सबको यहां पर भी आप देखकर अंडरस्टूड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर कांस्टेंट फंक्शंस। स्टूडेंट सेकंड फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। आप ऐसा फलन है जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव, जब भी आप फंक्शन की डेफिनेशन देते हैं तो प्रांत का एवरी एलिमेंट संबंध रखता ही है। फंक्शन की डेफिनेशन में ये कंडीशन होती है, जो उसका डोमेन होगा उसका एवरी एलिमेंट को डोमेन के किसी भी एलिमेंट से संबंध रखे, लेकिन वो रखता अवश्य है। यह आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। ऐसा फलन जिसके प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में केवल एक निश्चित अचर अवयव के साथ संबंध रखता हो। जो प्रांत है उसका एवरी एलिमेंट सह प्रांत में एक निश्चित, कोई भी एक को आपको निश्चित करना होगा, उस निश्चित अवयव के साथ संबंध रखता हो, तब ऐसे फंक्शन को आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। यदि फंक्शन को हम f से डिनोट करते हैं, इसका डोमेन r हो, कोडोमेन r हो, ऐसे हम लोग यहां पर ले रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वहां पर आप ये दोनों सेम हमेशा बने रहेंगे, ये r ही बने रहेंगे। वो मॉडिफाई भी कर सकता है, लेकिन जनरली अभी हम ओवरऑल ले रहे हैं
तो आर से कोई बड़ा सेट हमने भी पढ़ा नहीं है, ठीक है। आर आपके पास ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन आपको क्वेश्चन में वो आर के सबसेट भी दे सकता है, जैसे एन दे सकता है, डब्ल्यू दे सकता है, या वो कोई भी सेट ए बोल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमेशा आर ही रखना कंपलसरी होता है, लेकिन हमने इसका फाइनल जो हो सकता है, मैक्सिमम जो हो सकता है वो लिया है। तो एफ आप आर टू आर में एक फंक्शन है, और आपकी जो वैल्यू है आपको हम कैसे राइट कर रहे हैं मैथमेटिकली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के के बारे में क्या कहा गया है, वेयर के इज ए कांस्टेंट। के आप ए कांस्टेंट है, के आपको ने कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है, एक रियल कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हमें जानकारी दी गई है, तो डेफिनेशन हमने स्टडी पर कर ली है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका डायग्राम और स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करते हैं डायग्राम, कैसे, काफी सिंपल है डायग्राम, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। डायग्राम तो मुझे लगता है आप सभी को बनाना आता है, बस एक बार आपको देखना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एंड एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे वाई की वैल्यू, ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे आप ले सकते हैं। जैसे यहां पर आप बैक साइड में ये डैश क्यों राइट कर रहे हैं, क्योंकि हम इस साइड में और जितना चाहे पीछे एक्स की वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन डिसाइड करना एक्स की वैल्यू को कहां पर, एक्स की वैल्यू आप आर से चूज करेंगे, कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 1/2 3/4 √2 √3 है ना, 1/√2.01, ऐसे कुछ भी, नेगेटिव भी, आर के अंदर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, डेसिमल्स भी होता है, रेशनल इरेशनल सब एलिमेंट्स आर के एलिमेंट होते हैं। तो आप एक्स की वैल्यू आर से चूज करेंगे, और जो एफ एक्स आपको मिलेगा, जिसको हम वाई, ऑलरेडी जो आपके प्रीवियस क्लासेस में आप वाई बोलते हुए आ रहे हैं, आज हम उसको क्या बोल रहे हैं, एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो हम कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी आपको इस सेप्रान कोडोमेन आर से मिलेगी, ओके। तो हमने डिसाइड किया, जैसे हमने ले लिया -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आप ये नहीं सोचे कि लास्ट जो फंक्शन था उसमें भी हमने -3 2 +3 के बिटवीन लिया, नहीं, हमेशा ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। आप -4 से स्टार्ट कर सकते हैं, इधर +4 तक जा सकते हैं, -10 से स्टार्ट करके +10 तक जा सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ बैलेंस करें। यहाँ पर आप -3 से स्टार्ट करके +5 तक आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये भी इसमें कंपल्सरी नहीं है कि मैंने -3 लिया उसके बाद क्या लिया -2, डायरेक्टली मैं तो इजी नंबर लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो उसको अपने लिए टफ भी कर सकते हैं, कैसे, इन दोनों के बिटवीन इंफिनिट एलिमेंट से, इंफिनिट नंबर से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। एक्स के फॉर्म में आप इन दोनों के बिटवीन जो नंबर्स है वो भी चूज कर सकते हैं। ये भी जैसे 0 1 के बीच में 1/2 है, 1/3 है ना, 3/7 है, ये सब इन दोनों के बिटवीन है, तो वो नंबर भी मैं एक्स के लिए चूज कर सकता हूं। लेकिन क्या होगा, थोड़ा टफ होता जाएगा। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर ऐसे नंबर्स को ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ होगा, डेफिनेट होगा। तो हम जानबूझकर अपने लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो एक्स की वैल्यू हम चूज करते हैं, वो जितना हो सकता है उसको हम इजी चूज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने इजी नंबर्स लिए हैं। अब इनके लिए हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, स्टूडेंट देखिए आप एफ ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से देखिए x इज इक्वल टू -3, देन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। तो यहां मैं पुट करूंगा -3, और जहां जहां x आपको दिखता है, जहां जहां x है वहां पर उसको रिप्लेस करना है -3 से। तो मैंने -3 यहां पुट किया, और राइट साइड में भी मैं x को यहां सर्च कर रहा हूं कि यहां पर कोई x है क्या, तो पता चला यहां तो x है ही नहीं। तो फिर मुझे पुट करने के लिए कोई पैलेस मिला ही नहीं, तो फिर यहां कौन मिल जाएगा कि। तो हम क्या कह सकते हैं, जब x की वैल्यू -3 लेते हैं तो इस -3 के लिए
फंक्शन की वैल्यू, एफ की वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है आपको, के, या आप कह सकते हैं वाई की जो वैल्यू मिलती है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू के, ऐसे भी समझ सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आपके पास ज्यादा है, 10th क्लास आपने कंप्लीट इसको स्टडी किया है। कैसे, ओके, x की वैल्यू पुट करो इसके अंदर -3, तो भैया x तो है ही नहीं राइट साइड में, हम कहां पुट करेंगे, तो कोई बात नहीं है, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, k मिल रही है। y x पर डिपेंड ही नहीं करता, y क्या बोलता है, आप x को जो चाहे लो, y कहता है मेरी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मैं अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा। ओके, तो हमने यहां पर क्या किया, -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, k, ऐसे -2 स्टूडेंट्स, -2 पुट कर रहे हैं तो एट -2 इज इक्वल टू पुट करेंगे, देन यहां भी क्या मिलेगा, k, ऐसे स्टूडेंट्स के ऐसे। तो आप यहां से इस डेफिनेशन को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके आप ज्यादा आसान बना सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, डोमेन, और ये कोडोमेन का कोई एक एलिमेंट है जो फिक्स है, ये चेंज ही नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में एक निश्चित अचर राशि के साथ संबंध रखता हो। ठीक है, देखो -3 भी k के साथ संबंध रखता है, -2 भी k के साथ, -1 भी k के साथ, 0 भी k के साथ, 1 भी k के साथ। ऐसे आप आगे भी जाएंगे तो कोई भी x की वैल्यू आप लीजिए और आप देखेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी वो कौन होगी, k। हर एक x की वैल्यू कोडोमेन R में किसके साथ संबंध रखता है, एक कांस्टेंट एलिमेंट है, कांस्टेंट एक नंबर है जिसको अभी हमने यहाँ पर k से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो k के साथ रिलेशन रखा हुआ है एक निश्चित के साथ, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट का मतलब भी होता है जो अपने आप को कांस्टेंट कर लेता हो, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हो। तो ऐसा ही यहां पर है, ये फंक्शन क्या कहता है, मेरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, x में जो चाहे आप चेंज करो, मैं अपनी वैल्यू को क्या रखूंगा, कांस्टेंट, और वो वैल्यू क्या है, k। अर्जेंट में क्या कौन है, वो k है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसमें x की कोई भी वैल्यू का आप चेंज कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए इस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होगा वो k ही होगा, नो, ऐसा जरूरी नहीं है। f of x is equal to 1, f of x is equal to 7, f of x is equal to -2, ऐसे ये सब कांस्टेंट फंक्शन है, 1/2। देखो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, वैल्यू कांस्टेंट है ना, हालांकि 7 है लेकिन 7 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन है वो इनफिनिट टाइप से हो सकता है, जो k है उसकी वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू r। अब बिलोंग्स टू r तो आप जानते हैं k अपनी वैल्यू को कोई भी एक कांस्टेंट रियल वैल्यू चूज कर सकता है ना, तो इस टाइप से ये चूज कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट फंक्शन एक केवल और केवल एक होगा, नहीं, इनफिनिट टाइप से हम कांस्टेंट फंक्शन को यहां पर लिख सकते हैं, तो हमने लिखा है। अब स्टूडेंट्स का हम डायग्राम भी बनाते हैं, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं देखिए आप लोग, जैसे आप इसको यूं समझ लीजिए, ये हमारा प्लेन पेपर हो गया स्टूडेंट्स। आप जानते हैं यहां पर किसकी वैल्यू लेंगे स्टूडेंट्स, आप x की, यहां पर आप y जिसको बोलते हैं y बोल दीजिए, या f ऑफ x, क्योंकि y को अब हमने रिप्लेस कर दिया किससे, f ऑफ x से। ठीक है, ये y डैश हो जाएगा, आप जानते हैं ओरिजिन पॉइंट है। अब यहां से आप क्या ले लेंगे, x की वैल्यू के लिए स्केल ले लेंगे, क्या स्केल होगा, तो काफी सिंपल स्केल हमने ले रखा है, 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 -4, ये आपका 0 है। जो फंक्शन की वैल्यू है f(x) की वैल्यू, तो y एक्सिस पे लेंगे, अर्जेंट में आपने क्या ले रखा है, k कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा तो अपसाइड में होगा, नेगेटिव होगा तो उसके
डाउन साइड में होगा, तो अभी हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, जैसे ये है हमारा के, यूं समझ लीजिए के है। ओके, अब -3 के ऊपर x की वैल्यू -3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है के, तो -3 के लिए के है, तो आप जानते हो के कहां पर होगा, यहां देख लीजिए। -2 के लिए भी क्या है के, -1 के लिए भी क्या है के, और 0 के लिए भी क्या है के। ओके, और आप देख लीजिए 1 पर भी क्या है फंक्शन की वैल्यू, 2 पर भी क्या है, और 3 पर भी क्या है। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी स्टूडेंट्स, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलने वाली है। लेकिन स्ट्रेट लाइन को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, इनफिनिट टाइप से आप कांस्टेंट फंक्शन को राइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ सिंगल होगा, यूनिक होगा, ऐसा नहीं है। जितने आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जितने कांस्टेंट फंक्शन आप राइट करना चाहते हैं, आप राइट कर सकते हैं। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, जब हम उसका डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा। नंबर 1, कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। सेकंड, उस स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो स्ट्रेट लाइन ऑलवेज एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल है ये लाइन। इसका जो हम कह सकते हैं, ये जो लाइन है वो उसका फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू के। ओके, अगर मैं ये बोलूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट फंक्शन होता तो यहां पर हम 1 ले लेते, जैसे मान लो ये 1 हो सकता है ऐसे, तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी 1 के ऊपर। अगर मैं -1 बोलता तो एफ एक्स इज इक्वल टू -1, तो -1 नेगेटिव डायरेक्शन है यहाँ पर, तो ये लाइन इस प्रकार से पैरेलल होना है इसको एक्स एक्सिस के, और -1 एफ एक्स की वैल्यू क्या है -1, तो -1 से इसको पास होना है ऐसे। तो जो भी आप कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम की प्रॉपर्टी होगी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, अगर मैं इसको एरो डायग्राम से बना के भी आपको समझाना चाहूं तो आपको डेफिनेशन जो हमने यहाँ राइट कर रखी है वो और अच्छे समझ में आएगी। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे। ऐसा नहीं ये एलिमेंट्स है, और भी एलिमेंट्स है, और यहाँ पर हमने के लिया। तो यहाँ आपका इमेज कौन है, -3 आप प्री इमेज है, आपका इमेज कौन हो गया के। ऐसे ही आप प्री इमेज है, आपका इमेज भी कौन हो गया के। आपका इमेज भी क्या है, 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 ऐसे। तो आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो डोमेन है उसका एवरी एलिमेंट को डोमेन में एक निश्चित कांस्टेंट नंबर के साथ रिलेशन रखता है। एक निश्चित फिक्स कर दिया जाता है कि आप सबको किसके साथ रिलेशन रखना है। तो ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, ये अपने आप को चेंज नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, देखो एक्स तो चेंज हो रहा है, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये एफ एक्स की वैल्यू होती है। एक्स को हमने टाइम टू टाइम चेंज किया, लेकिन क्या देखा, एफ एक्स अपने आप को क्या करता है, फिक्स कर लेता है, एक कांस्टेंट हो जाता है। एफ एक्स एक कांस्टेंट नंबर देता है और सेम नंबर देता है, इसलिए ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शंस। ये सब प्री इमेज है, और सभी प्री इमेज का ये कौन है, इमेज है। आप इमेज है, आपके प्री इमेजेस कौन है, तो ये सब -3 मेरा फर्स्ट प्री इमेज है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही नहीं है, और भी है। ये आप डेल्टा लाइन देख रहे होंगे, और भी होता है, इनके बिटवीन भी है, वो सब भी इसी के साथ क्या रखेंगे, रिलेशन रखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको डायग्राम भी समझ में आएगा, और उसकी जो डेफिनेशन हमने यहाँ पर राइट करी है वो भी आपके लिए आसान हो जाएगी। इनको लर्न करना मैं नहीं समझता कि कहीं जरूरी होता है, ठीक है। लर्न करने वाला बच्चा लर्न करता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप चाहें
तो आपको उतनी मेहनत लर्निंग पर नहीं लगानी चाहिए जितनी मेहनत आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यूज करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको अंडरस्टूड कर जाते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, आप काफी आगे है, आपको आगे जाके काफी आसानी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये जो साइंस सब्जेक्ट है ये कनेक्टेड होता है, पॉइंट टू पॉइंट क्या होके चलता है, कनेक्ट होके चलता है। तो ऐसा नहीं है आज हमने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया है तो लाइफ में कांस्टेंट फंक्शन की आवश्यकता होगी, नहीं नहीं, हर स्टेप के ऊपर हर लेसन में नहीं तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आप कुछ लेसन मिस हो जाएंगे जिसमें ये कनेक्ट ही नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको ये फंक्शन जगह जगह पर मिलेगा। नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाएंगे तो वहां भी कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो अगर आप कांस्टेंट फंक्शन की समझ को रखते हैं तो आप तेजी से उस टॉपिक को अंडरस्टूड कर लेंगे, अदरवाइज फिर आप वो टॉपिक तो कहीं दूर छूट जाएगा और आप कांस्टेंट फंक्शन में ही उलझ के रह जाएंगे। तो जरूरी है कांस्टेंट फंक्शन का डायग्राम कैसा होता है जो हमने पढ़ लिया है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा और किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब ये नहीं कि मैंने कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के ले लिया है तो आप सोचे कि ये तो यही होता है, ये चेंज नहीं होता, नहीं चेंज होगा। आप के की वैल्यू कुछ भी डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू √2, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/4, एफ एक्स इज इक्वल टू -0.1, एफ एक्स इज इक्वल टू 100, ऐसा कुछ भी ले सकता है, सब कांस्टेंट फंक्शन है। और डायग्राम बनाएंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। यहां से आप देख रहे होंगे कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन को आप यहां से लर्न कर सकते हैं। डोमेन का एवरी एलिमेंट को डोमेन में एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एलिमेंट्स के साथ या फिक्स्ड कांस्टेंट एलिमेंट के साथ क्या रखता है, रिलेशन रखता है, इसीलिए इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। या ये समझ लीजिए फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। देखो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हमने आज की क्लास में टाइप ऑफ फंक्शन में हमने टू फंक्शंस को स्टडी किया है। फर्स्ट फंक्शन क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन, वो फिक्स होता है, वो कभी भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट या हम कह सकते हैं लेवल टू लेवल पर चेंज नहीं होता, वो अपने आप को फिक्स रखता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसमें कभी चेंजेस नहीं कर सकते है ना। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन ये हर समय के साथ साथ अपने आप को चेंज करता रहता है। तो ये टू फंक्शंस को हमने आज की क्लास में स्टडी किया है, नेक्स्ट फंक्शन को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।